वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रही हूँ, आप लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ बच्चों, हमारे घर में कुछ फंक्शन होने की वजह से मैं वीडियोस प्रॉपरली नहीं डाल पा रही हूँ और शायद आगे भी ऐसी ही रेगुलरिटी बनी रहेगी। शायद मैं आपसे यही कहूँगी, मैं आगे वीडियोस जो है उस तरह की कंटिन्यूटी मेरी वीडियोस की नहीं बन पाएगी। फिर भी मैं टाइम निकाल कर आपके लिए कोशिश करूँगी कि आपको वीडियोस जो हैं वो टाइम पर मिल जाएं। चलिए बच्चों, आज का ये चैप्टर जो अपना जो 16वां चैप्टर चल रहा था स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसके आगे का पार्ट शुरू करते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास। देखिए सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास क्या होते हैं। यह विन्यास ग्लिसरॉल्डिहाइड को आधार मानकर दिया गया था। सबसे पहली बात, सापेक्ष और निरपेक्ष विन्यास में क्या अंतर है वो हम बताएंगे आपको, लेकिन ये जान लीजिए कि विन्यास ग्लिसरॉल्डिहाइड को आधार मान के दिया है, अर्थात जिसके भी आधार पे हमने विन्यास माना है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड का अणु है। सापेक्ष विन्यास का मतलब होता है कि हम किसी एक चीज़ को आधार मानते हैं कि उसके आधार पर हम देंगे। सापेक्ष किसी के हम कहते हैं उसमें आधार मानना जरूरी होता है। जैसे इसके अनुसार यदि OH समूह, ग्लिसरॉल्डिहाइड का अणु जो ये होता है, ये वाला है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH समूह ये वाला जो है वो कहाँ पे साइड है, दाईं ओर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको डी विन्यास कहेंगे। अगर OH समूह कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एल विन्यास। अगर आप ग्लिसरॉल्डिहाइड का सूत्र भूल चुके हैं तो हम आपको याद दिला देते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है। देखो मैं आपको याद दिला दूँ, ग्लिसरॉल हमें याद था, ग्लिसरॉल जो होता है वो ये होता है, ठीक है, ये ग्लिसरॉल होता है। अब हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस चीज़ में ये वाला जो है इसको हटा के इसको क्या कर देंगे, CHO कर देंगे। कर दिया हमने। अब यहाँ से आगे बात आती है अपने पास, तो देखो ये यहाँ से हमने कह दिया CHOH को हटा के क्या लगा दिया हमने, COH लगा दी, CHO लगा दिया। अब यहाँ से H लगा दीजिए और यहाँ से CH2OH। अब यहाँ से अब आप इस वाले कार्बन को पकड़िए, इसमें पहली वैलेंसी क्या है, CHO है, दूसरी वैलेंसी OH और H है, तो हमने यहाँ पर ये H और OH है, नीचे क्या है CH2OH, तो ये नीचे क्या है CH2OH। तो ये हो गया अपना क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक, सॉरी ग्लिसरॉल, अपना ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया। यहाँ से ये हमने आपको सिखा दिया। चलो अब हम कह रहे हैं कि OH समूह कहाँ पे है, दाईं ओर है, तो इसको हमने क्या कह दिया, डी विन्यास, और इसको क्या कहेंगे, एल विन्यास। तो हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये चीज़ बता दी है यहाँ से बच्चों कि यहाँ से अगर अपना OH समूह राइट साइड है तो डी इसको हम मानेंगे, ठीक। निरपेक्ष विन्यास जो इसमें अर्थ लिखा हुआ था निरपेक्ष, तो सापेक्ष, जिस समूह के अंदर OH समूह राइट साइड होगा उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे डी विन्यास कहेंगे, और जिसके अंदर OH समूह लेफ्ट साइड होगा तो उसे हम एल विन्यास कहेंगे। निरपेक्ष विन्यास में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को आधार नहीं माना जाता, तो निरपेक्ष जो होता है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ से ये वाला विन्यास जो होगा बच्चों ये कैसा होगा, डी विन्यास होगा, जबकि ये वाला विन्यास कैसा होगा बच्चों, ये एल विन्यास होगा। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। जब किसी प्रकाशिक समावयवी का विन्यास किसी ज्ञात विन्यास वाले यौगिक के आधार पर दिया जाता है तो उस विन्यास को सापेक्ष विन्यास कहते हैं। हमने कहा ना कि किसी यौगिक को क्या मानना होता है बच्चों, हमें आधार मानना होता है, तो हमने यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड का आधार मान लिया कि जो ग्लिसरॉल्डिहाइड में लिखा हुआ है हम उसे ही मान लेते हैं। जबकि निरपेक्ष विन्यास जो होता है वो कैसा होता है, वास्तविक विन्यास होता है, उसके अंदर हम किसी का आधार नहीं मानते। बाकी बहुत ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट चॉइस है आपके लिए। और मान लीजिए किसी के अंदर ये नहीं हो, OH नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम OH अगर नहीं हो तो मुख्य क्रियात्मक समूह देख लेते हैं वो किस ओर आएगा, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आगे टॉपिक है अपना रैसिमिक मिक्सचर। रैसिमिक मिश्रण क्या कहता है, देखिए यहाँ से पहले परिभाषा पढ़ते हैं फिर उसके बाद की बात करेंगे। जब किसी ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ऐसा मिश्रण लिया जाए, ध्रुवण घूर्णक यौगिक का मतलब ये है कि वह यौगिक जो है वो तल को, प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर, तो मतलब प्रकाश सक्रिय। ध्रुवण घूर्णक का मतलब क्या हो गया, प्रकाश सक्रिय, जिसमें 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भाग हो तथा 50% वाम ध्रुवण घूर्णक भाग हो। कहने का मतलब ये है, ये अपने पास पात्र में कोई यौगिक है, इसका जो 50% भाग है, इसमें क्या है 50% भाग तो प्रकाश के तल को राइट साइड घुमाता है, जबकि इसमें से 50% भाग जो होता है वो प्रकाश के तल को लेफ्ट साइड घुमाता है। तो ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है, रैसिमिक मिश्रण कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई भी है अपना 50% भाग तो कैसा घुमा रहा है, घड़ी की दिशा में, और 50% घुमा रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो उस स्थिति में पूरा मिश्रण कैसा आएगा, ध्रुवण अघूर्णक आएगा। क्योंकि अगर एक ने इसको इस दिशा में घुमा दिया और दूसरे ने दूसरी दिशा में घुमा दिया
तो कुल मिलाकर वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो उसका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, इसी को हम लिख भी लेते हैं बच्चों। कैसे लिख लेंगे इसको हम, देखिए हम इसको ऐसा लिखेंगे कि जो डी विन्यास है, डी याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर डी स्मॉल वाला आएगा, क्योंकि कैपिटल डी देखकर बताया जा सकता है लेकिन स्मॉल डी के लिए उसका प्रायोगिक रूप से बताया जाता है। तो ऐसा डी विन्यास कैसा है, 50%, जबकि एल विन्यास मतलब जो इसका कैसा घुमाएगा, प्रकाश के तल को विपरीत दिशा में, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा। तो ऐसा विन्यास 50% है जो कि प्रकाश के तल को, यहाँ भी आप लिख सकते हैं प्रकाश के तल को बाईं ओर, प्रकाश के तल को देख लीजिए यहाँ पे, प्रकाश के तल को दाईं ओर, और यहाँ पर आप लिखेंगे प्रकाश के तल को बाईं ओर। ठीक है, अब बराबर करके लिख दीजिए यहाँ पर, ये क्या होगा, ये होगा बेटा यहाँ पे अपना रैसिमिक मिश्रण। ठीक, जिसके लिए हम कह सकते हैं ये कैसा है अपना ध्रुवण अघूर्णक होगा। ठीक है, चलिए दोनों विन्यासों का घूर्णन विपरीत दिशा में होने के कारण मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक हो जाता है और यह बाह्य प्रतिकार कहलाता है। देखिए ऐसा लिखा जा सकता है कि दोनों विन्यासों का घूर्णन कैसा हो गया, विपरीत दिशा में हो गया, एक का लेफ्ट साइड हो गया, एक का राइट साइड हो गया। इस विपरीत दिशा में होने के कारण यह मिश्रण कैसा हो गया, ध्रुवण अघूर्णक, अर्थात ना तो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है ना ही बाईं ओर घुमाता है। तो ऐसा क्या कहलाता है, ये बाह्य प्रतिकार कहलाता है। पेपर में क्या आ सकता है, पेपर में रैसिमिक मिश्रण की परिभाषा पूछी जा सकती है। अब हम आपके लिए पढ़ेंगे यहाँ पर आगे का टॉपिक, अब वो होगा रैसिमीकरण क्या चीज़ होती है, रैसिमाइजेशन क्या होता है। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, रैसिमीकरण क्या चीज़ होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि डी या एल यौगिक लिया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले इसका उदाहरण बता देती हूँ। रैसिमीकरण किस अभिक्रिया के अंदर देखा जाता है, ये देखा जाता है SN1 अभिक्रिया में। SN1 अभिक्रिया में रैसिमीकरण को पूरी तरह से समझा जा सकता है। SN1 अभिक्रिया इसका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। SN1 अभिक्रिया, SN1 जो अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया में SN1 कौन सी वाली है बच्चों, SN1 वही है जो चैप्टर नंबर 10 में हाइड्रोजन व्युत्पन्न में हमने पढ़ी थी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक अभिक्रिया, जिसमें केवल एक अणु अभिक्रिया में भाग लेता है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम पढ़ लेते हैं ये कैसे होगा। SN1 अभिक्रिया में हमने बता ही दिया आपको, एक अणु भाग लेता है। तो हम आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं बच्चे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अपने एग्जाम्पल में जो लिया है यहाँ से वो देखें एक बार। ये हमने लिया अपने पास कार्बन, यहाँ से Cl है ना। ये वाले जो अपन चीज़ बताएंगे ये इसका वेज वाला भाग, इसका मतलब कौन सा है, इसका अर्थ क्या है, वेज वाले भाग का अर्थ क्या है, ये आँखों के क्या होगा, सामने होगा। और ये होगा इसका डैश वाला भाग। डैश वाला भाग का मतलब आप समझते हैं H, और ये हमने ले लिया CH3, और एक जो होगी वो आप इसका बॉन्ड इस तरह से दिखा दीजिए COOH। ठीक है, अब आगे की हम बात बताएं यहाँ से। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से होता क्या था, क्लोराइड आयन जो होगा इसकी क्लोरीन की विद्युत ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। जैसे ही क्लोराइड आयन यहाँ से बाहर हुआ इलेक्ट्रॉन लेकर, माइनस ये यहाँ से क्या हो जाए, बाहर हो गया। अब क्या कितनी संयोजकता बच जाएंगी, 3 हो जाएंगी। 3 संयोजकता जो होंगी ये इस तरह से तल में आ जाएगा, 1 2 और ये 3। कौन कौन सी बच गई, COH ऊपर आ जाएगा, H अपनी जगह होगा, और ये CH3। और यहाँ पर ये कार्बन जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ये Cl यहाँ से, तो ये कार्बन जो अपने को बीच में दिखाई दे रहा है, ये वाला कार्बन, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है यहाँ से बच्चों, चलिए ये यहाँ से क्या आ गया, प्लस। दोनों में अंतर क्या चीज़ है वो भी हम बताते हैं। आप देखिए यहाँ से ये जो पहला वाला दे रखा है, ये वाली आकृति जो है वो तल में नहीं है, ये वाली आकृति तल में नहीं है, क्योंकि इस समय ये जो कार्बन यहाँ आपको दिखाई दे रहा है इसका संकरण कौन सा है, sp3 संकरण होगा। चलिए ये इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको याद रह जाए कि ये संकरण जो है इस कार्बन का कौन सा है, sp3 संकरण है। और इस समय ये जो कार्बन है वह sp2 में है। आप चाहें तो sp3 और sp2 लिखना, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसकी आकृति जो होती है ये होती है त्रिकोण समतलीय, त्रिकोणीय
समतलीय इसकी आकृति होती है। त्रिकोणीय समतलीय आकृति होने का मतलब है इस आकृति को तल में रखा जा सकता है। तो आप इसको ऐसा लिख लो, यहाँ पर ये है क्या है, ये बना अपना कार्बधनायन, जो कैसा है, कार्बधनायन किस में है, आकृति कैसी है इसकी, त्रिकोणीय समतलीय। इससे फ़र्क क्या पड़ा, देखो यहाँ से ये वाली जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये चतुष्फलकीय अर्थात तल में नहीं है। जैसे ही तल में आती है, इसका ए पॉइंट तो ये हो गया, ये वाला तो आप लिखेंगे ए बिंदु, और अगला जो लिखेंगे वो होगा इसका बी बिंदु। बी बिंदु मत लिखेंगे आप यहाँ से नाभिक स्नेही का आक्रमण, नाभिक स्नेही का आक्रमण। नाभिक स्नेही आप जानते हैं, नाभिक स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही का अर्थ होता है ऐसा भी अपना मूलक या समूह जिसके ऊपर माइनस आवेश, जो Cl है इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया, तो ये क्या है, अपना नाभिक स्नेही होगा। ठीक, या फिर मैंने कह दिया OH माइनस, ये क्या है, एक नाभिक स्नेही है। चलिए आगे की बात करें हम इसके अंदर यहाँ पे कि इसमें हमारे पास जैसे ये यहाँ पे आएगा, तो मैं इसको बीचों बीच लिख देती हूँ यहाँ पे, ये ज़्यादा आसान होगा हमारे पास। ये COH, ठीक है, ये देखो ऊपर वाला लिख रही हूँ मैं यहाँ से, ये वाला अपना क्या है CH3, और ये वाला क्या है H+। अब ये वाली जो चीज़ है इसमें आक्रमण दोनों तरफ से हो सकता है बच्चों। आक्रमण कहाँ से होगा, दोनों तरफ से, इधर साइड से भी हो सकता है और इधर साइड से भी हो सकता है, क्योंकि आकृति तल में है, दोनों ओर से आक्रमण होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बराबर है। तो इसको तो आप मान लीजिए ए रास्ता, या फिर इसको मान लीजिए आप 1 नंबर रास्ता, और अगर यहाँ से करता है आक्रमण तो ये 2 नंबर रास्ता। तो जो ए वाला है अगर OH 1 नंबर से अगर करता है, इसको तो मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, थोड़ा सा और चेंजेस कर लेते हैं। ये वाला तो 1 हो गया और ये वाला क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। या तो OH आयन का आक्रमण जो होगा वो 1 नंबर से होगा, या OH आयन का आक्रमण 2 नंबर से होगा। ठीक है, तो अगर ये 1 नंबर की साइड से होता है तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ से, अगर 1 नंबर साइड से होता है या फिर 2 नंबर साइड से अगर आक्रमण होता है, तो दोनों के प्रोडक्ट देखिए क्या क्या बनेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बात कर रहे हैं यहाँ से, तो अगर अब यहाँ से 1 नंबर से होता है तो ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा और ले लेते हैं इसको। यहाँ से हमने क्या रखा, कार्बन, OH आयन पीछे से आया, ये देखिए OH आयन कहाँ से आया, पीछे से। ये वाला OH आयन कहाँ से आया, इसके पीछे से आया यहाँ से। तो जैसे ही ये पीछे से आया तो क्या होगा, यहाँ पे पीछे से जुड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, आगे। ये देखिए ये तो हो गया COH। ठीक, इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से H दिखाई दे रहा है, तो ये लिखिए H अपनी जगह आ गया है यहाँ से H, और क्या है अपने पास CH3। ये एक चीज़ बता दूं आपको, कैसे पता लगेगा यहाँ से कि H कहाँ आएगा, CH3। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है, H है। तो सबसे छोटा अगर H है तो H कहाँ आएगा, अपना H आएगा डैश वाले पोर्शन पे। अब आप इसके अंदर से चाहें तो वेज वाला जो ग्रुप है वो CH3 वापस वेज पर लगा सकते हैं, जो पहले लगा रखा था। ये देखिए यहाँ पर ये CH3 यहाँ पे था, आप चाहें तो इसको वेज पे लगा सकते हैं। अब यहाँ से ये लीजिए, हमने इसको वेज पे कर दिया है इसको, है ना, पहले वाली पोजीशन जो हमने रखी थी। ठीक, अब अगर मान लीजिए बी रास्ते से आक्रमण होता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखिए ये यहाँ से कार्बन आएगा, पीछे से जुड़ा, तो ये OH यहाँ आ गया, ये COH, बाकी सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी, OH के विपरीत तरफ। तो ये COH हो गया, ये अपना वापस से वही वेज वाले पोर्शन हो गया। ये वेज वाला पोर्शन होने के बाद यहाँ से अगर हम बात करें आगे, ये यहाँ पर क्या आएगा, CH3 आएगा, और यहाँ से वापस क्या आ जाएगा इसका, ये H वाला भाग आ जाएगा। अब आपको दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर OH कहाँ है, लेफ्ट साइड है, और यहाँ OH कहाँ है, राइट साइड है। अर्थात एक यहाँ पर प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमाएगा और एक प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएगा। तो इसको तो मान लीजिए हम इसको D कह देते हैं दाईं तरफ वाले को, और इस वाले को क्या कह देते हैं, L कह देते हैं। इट मीन्स ये वाला जो होगा D वाला, ये प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा और दूसरा वाला बाईं ओर घुमाएगा। दोनों की मात्रा अगर हम बराबर कह दें कि D जो है इसका भी मात्रा 50% आई है और इसकी भी मात्रा कैसी आई है, 50% आई है, तो दोनों का अगर मैं 50-50% यहाँ से इसको मिला दूँ बच्चों, तो हमारे पास जो मिक्सचर आएगा वो D और L आएगा। अब मुझे बताइए, ये वाला जो होगा वो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है और दूसरा वाला बाईं ओर घुमाता है। तो इसका मतलब ये मान लो ये प्रकाश के तल को इसने 60 डिग्री दाईं ओर घुमाया और इसने 60 डिग्री बाईं ओर घुमाया, तो इसका मतलब वापस घूमकर ये बिना घुमा वाला हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर प्रकाश का तल एक बार घूमेगा और दूसरी बार वापस वहीं आ जाएगा। अर्थात प्रकाश का तल
घूमेगा नहीं। और जो पहले हमने एग्जाम्पल लिया था, ये जो एग्जाम्पल लिया इसको हम ऐसा मान लें कि ये वाला जो है ये या तो डी विन्यास है या फिर एल विन्यास है। तो हम इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ से बच्चों, ये वाली चीज़ हम लिख दें इसके अंदर, ये विन्यास कैसा है, डी विन्यास। तो विन्यास अगर ये केवल डी विन्यास है, केवल एक तरह का है, तो या तो ये प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर घुमाएगा। लेकिन लास्ट में जो प्रोडक्ट मिला वो हमें दोनों तरह के मिल गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रकाश घूर्णक, ये वाला रिएक्टेंट कैसा था, प्रकाश घूर्णक, मतलब ध्रुवण घूर्णक अर्थात प्रकाश के तल को घुमाने वाला। लेकिन जब प्रोडक्ट आके निकल के गया तो ये यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट मिला मिलू के कैसा हो गया, ध्रुवण अघूर्णक हो गया। अर्थात प्रकाश ध्रुवण घूर्णक वाले मिश्रण को अघूर्णक में बदल देना ही रैसिमिक मिश्रण कहलाता है। तो मैं यहाँ से परिभाषा लिख दूँ। देखिए हमने परिभाषा क्या लिखना चाह रहे हैं यहाँ से कि वह प्रक्रिया जिसमें, लिख लें आप सभी, कि वह प्रक्रिया जिसमें डी या एल यौगिक को, डी या एल का मतलब हो गया बच्चों या तो वो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा या बाईं ओर घुमाएगा। यौगिक को जिसमें डी या एल यौगिक को रैसिमिक मिश्रण या अर्थात रैसिमिक मिश्रण अर्थात डीएल मतलब एक साथ हो गया, यौगिक में परिवर्तित किया जाता है रैसिमीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, या आप ऐसे कह सकते हो वह प्रक्रिया जिसमें ध्रुवण घूर्णक यौगिक को, या हम कहते हैं प्रकाश सक्रिय यौगिक को ध्रुवण घूर्णक यौगिक को ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित कर दिया जाए रैसिमीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी होता यौगिक या एल होता, इन दोनों को मिला के हमने कह दिया ये डी एल में चेंज हो जाता है। तो ये कैसा हो गया यहाँ पे बच्चों, रैसिमिक मिश्रण। ठीक है, और ये वाला कैसा था, ध्रुवण घूर्णक। तो सीधी सी बात है, ध्रुवण घूर्णक को ध्रुवण अघूर्णक में परिवर्तित कर दिया जाए तो यह रैसिमीकरण कहलाता है। अब टॉपिक है अपना रैसिमिक मिश्रण का पृथक्करण। मैं कोशिश करूंगी बच्चों इसी वीडियो में आपका मैं ख़त्म करवा दूं चैप्टर, ताकि आपको परेशानी नहीं आए। और मैं इसके पूरे नोट्स भी एक साथ डाल दूंगी PDF को, तो परेशान मत होइएगा। मैंने अब तक नहीं डाला था इसको पूरी तरह से, मैं आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी बच्चों, टेंशन मत लीजिएगा। तो अपना हेडिंग डाल दीजिए आप, रैसिमिक मिश्रण का पृथक्करण। साथ साथ नोट कर लेते हैं ना अगर बच्चे, तो परेशानी नहीं आती है बच्चों को समझने में, ध्यान भी लगा रहता है कि हाँ भाई साथ साथ नोट कर रहे हैं हम। रैसिमिक मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है बच्चों, यहाँ से तो अब अपना हेडिंग है रैसिमिक मिश्रण। रैसिमिक मिश्रण के पृथक्करण का मतलब क्या है बच्चों, अब हमने कह दिया हमने रैसिमीकरण हुआ, रैसिमीकरण में क्या हो गया, अब इसके अंदर ये बहुत सारा पदार्थ है, जैसे ये वाला तो है डी वाला,
है ना। जो ब्लू वाला दिख रहा है ना सारा पदार्थ, ये तो कौन सा है, डी विन्यास वाला। या फिर मैंने कह दिया अपने पास दूसरा भी है, यहाँ पर ये देखो पिंक वाला दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे मान लो। तो ये आधा तो डी वाला है और ये वाला कौन सा, एल वाला। अब आपको क्या करना है, ये डी वाला तो इसमें से अलग करना है और एल वाला अलग करना है। एक साथ मिल गया, 50% तो ये है और 50% ये है। अब आप इसको अलग अलग करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए इसकी निम्न विधि। अब उतार मत लेना उस चित्र को, ऐसा नहीं करना है। इसकी निम्न विधियां हैं। अब विधियां क्या है निम्न, वो देख लेते हैं एक बार। चलिए पहली विधि अपनी क्या कहती है, वो है अपनी यांत्रिक वियोजन विधि। देखो बच्चों, यांत्रिक वियोजन विधि क्या कहती है, जब क्रिस्टल की आकृति भिन्न भिन्न हो। जैसे मान लीजिए ये वाली अपना चित्र है, मान लीजिए इसमें ब्लू कलर की जो क्रिस्टल है वो तो है अपने कैसे, जैसे मान लो एक और चित्र मैंने बना दिया, ब्लू कलर की जो क्रिस्टल है उनकी आकृति तो है ये वाली, कैसी है, लगभग त्रिभुजाकार आकृति है। इस तरह से त्रिभुजाकार आकृति है ना। और जो अपने पास एक और है उनकी आकृति कैसी है, वो ये वाली है, अपने पास गोलाकार है। तो अपने पास अगर क्रिस्टल जो है वो अलग अलग आकृति के हैं। देखो इसके अंदर दो तरह की आकृतियां मैंने बना दी, एक तो बना दी त्रिभुजाकार ऐसी वाली, है ना। तो इसमें दो तरह के हैं, एक तो हमने ये मान लिया त्रिभुजाकार, है ना, और एक मान लिया अपन ने गोलाकार। तो अपने को डिसाइड करना है यहाँ से कि यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग किया कैसे, इसको अलग करें और इसको अलग करें। तो यांत्रिक वियोजन कहता है कि अगर क्रिस्टल भिन्न भिन्न आकृति के दिखाई देते हैं तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं और चिमटी की सहायता से दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो आपको मैं लिखवा देती हूँ, लिख लीजिए, जब क्रिस्टल भिन्न भिन्न आकृति के हों, जब क्रिस्टल भिन्न भिन्न आकृति के हों तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ऐसे कह दे, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर चिमटे की सहायता से दोनों समावयवियों को पृथक कर लिया जाता है। मतलब डी को भी अलग कर लेते हैं और एल को भी, दोनों समावयवियों को पृथक कर लिया जाता है। एग्जाम्पल दे दीजिए, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अपना अगला है जैव रासायनिक वियोजन। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं दूसरा क्या है। अब जैव रासायनिक तरीके से डी और एल को अलग अलग कैसे करें। जैव मतलब हो गया यहाँ पर जीव के द्वारा। अब किस प्रकार करें इसको लुईस पास्चर ने दिया था बेटा, जैव रासायनिक वियोजन को कैसे करे थे। ये सिद्धांत इस विधि पर आधारित होता है, जैसे हमने ये वाला मिक्सचर ले लिया, मैं फिर से बार बार कह रही हूँ, ये वाला अपना है मिक्सचर, है ना। इसके अंदर ये तो डी वाला हो गया और ये हो गया अपना ब्लू वाला एल वाला। अब क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ जीवाणु होते हैं, उन्हें पनपने के लिए इसके अंदर डाल देते हैं। जैसे मैंने कहा इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ जीवाणु वगैरह होता है, जैसे ये सूक्ष्म जीवाणु है ना, ये इसके अंदर पनपने के लिए डाल दिया। अब ये क्या करता है, किसी एक समावयवी को खा के नष्ट कर देता है। मतलब ये जो अपना जीवाणु है, ये या तो ये ब्लू वाला दिख रहा है या फिर ये पिंक वाला, या तो ये ब्लू वाले समावयवी को या ये पिंक वाले समावयवी को खा पी के क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो एक को तो ये जीवाणु खा जाता है और दूसरा उसमें शेष बच जाता है। तो सूक्ष्म जीवियों को रेसिम मिश्रण में पनपने दिया जाता है, जो डी या एल में से किसी एक समावयवी को खाकर नष्ट कर देते हैं और दूसरा समावयवी शेष रह जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका सिद्धांत पूछा जा सकता है। तो लिखवा देते हैं कि यह विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। लिखें यहाँ से, चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये मैंने वैसे ही समझाने के लिए लिखा है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि
पर आधारित है कि सूक्ष्म देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से अमोनियम टार्ट्रेट इसका एग्जाम्पल यहाँ से क्या होगा, मैंने आपको बता दिया था कि सूक्ष्म जीवी को रैसेमिक मिश्रण के विलयन में पनपने दिया जाता है तो ये डी या एल में से किसी एक समावयवी को खाकर नष्ट कर देते हैं, अतः केवल एक समावयवी शेष रह जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया हमने अमोनियम टार्ट्रेट का, और कवक जो होगा जो यहाँ पर पनपता है, जो इसके अंदर छोड़ा जाता है वो है पेनिसिलियम ग्लूकम। ये कवक जो होता है ये इसके डी भाग को नष्ट कर देता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि यह कवक इस यौगिक के डी भाग को नष्ट कर देता है, डी भाग को नष्ट कर देता है। ठीक है ना। चलिए एक चीज़ और हम बता दें, ये वाली विधि जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है, बहुत महंगी पड़ती है। क्यों पड़ती है महंगी? क्योंकि एक यौगिक जो होता है पूरा ख़त्म हो जाता है। दूसरा, पेनिसिलियम ग्लूकम का चुनाव यहाँ किया गया तो हर प्रत्येक यौगिक के लिए अलग अलग जीवाणुओं का चुनाव करना बहुत कठिन होता है। चौथी बात, विलयन को बहुत तनु करना पड़ता है पानी डाल के, तभी इसके अंदर वो कवक जो होता है वो पनप पाता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। एक तो यह है कि बैक्टीरिया चयन नहीं हो पाता, इसमें बहुत ज़्यादा इसको तनु करना पड़ता है विलयन को, फिर बाद में उसको वापस प्राप्त करने के लिए उसमें टाइम बहुत लग जाता है वैसा ही वैसा, और बैक्टीरिया खाकर नष्ट तो कर ही रहा है, तो इसलिए महंगी विधि भी है। अब अपने पास है एक स्तंभ वर्ण लेखिकी विधि, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। क्रोमेटोग्राफी जो विधि होती है यह विधि अधिशोषण के सिद्धांत पर काम करती है। तो तीसरी विधि का नाम है क्रोमेटोग्राफी, या हम लिख ले स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन भी नहीं बनता है। बस इतना ये समझ लीजिए यहाँ से कि यह अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो पेपर में पूछा जा सकता है। अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्यरत, के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलो 1 मिनट में इसका डिटेल में बता भी देती हूँ क्या होता है। ये अपन कह रहे हैं ये अपने पास एक ब्यूरेट है, ठीक है, और ये अपने पास क्या है, विलियन है, जिसके अंदर एक डी समावयवी है और दूसरा क्या है, एल है। इस पूरे इसको इसके ऊपर डाला जाता है। अगर डी की अधिशोषित होने की क्षमता ज़्यादा है तो सबसे पहले डी यहाँ पर क्या हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। अगर एल के अधिशोषित होने की क्षमता कम है तो वो नीचे आ जाता है और एल यहाँ पर अधिशोषित हो जाता है। इस प्रकार से अधिशोषण की क्षमता अलग अलग होने की वजह से दोनों जो होते हैं वो अलग अलग हिस्सों में अधिशोषित हो जाते हैं, और इस प्रकार से दोनों को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, जो जल्दी सूखता है पहले वो ऊपर जम जाता है, जो देर से सूखता है वो नीचे आ जाता है। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, किसमें काम आता है, ये आता है कैम्फर व्युत्पन्न में। अगर कैम्फर के, कपूर होती है वैसे कैम्फर, अगर कैम्फर के हमें यहाँ पर डी और एल अलग अलग करने हैं तो वो अपने पास कौन सा आएगा, स्तंभ क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। अगला है अपना रासायनिक विधि, उससे बात कर लेते हैं अपन। तो चौथा है अपना रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में हम बात करें तो यह लिख दीजिए, यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। बच्चों इसमें सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं तो। यह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि ये लेसन जो है वो अब इस वीडियो में समाप्त हो जाएगा, 2 मिनट बाद ही आपका। तो सिद्धांत लिख लीजिए जो पेपर में आता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चिंता मत कीजिएगा, जस्ट इस वीडियो के बाद ही आपको मिल जाएंगे। तो लिखिए यहाँ पे प्रतिबिंब समावयवियों के, देखिए यहाँ पे है कि प्रतिबिंब समावयवी के भौतिक गुण समान होते हैं, लेकिन विवरिम समावयवी के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो यहाँ करा क्या जाता है, मैं आपको बता दूं, ये जो डी और एल है ये एक दूसरे के क्या है, प्रतिबिंब समावयवी हैं, ठीक है। तो ये जैसे हमने कह दिया कि जैसे यहाँ पर ये एच है, ये ओ एच है, ये CH3 और ये C2H5, तो ये विन्यास अपना डी विन्यास हो गया। मान लीजिए, वैसे डी जरूरी नहीं है हुई हो, या हम ऐसा मान लें, चलो हम ऐसा कह देते हैं कि इस तरह का है अपना। तो ये Cl Cl, ये H और यहाँ CH3 और नीचे लिख दिया C2H5। इसी का हमने एक और बना दिया इस तरह से करके, तो यहाँ Cl Cl इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर एक विन्यास डी होगा और दूसरा विन्यास क्या होगा, एल। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिबिंब समावयवी होते हैं। तो इनके तो भौतिक गुण समान होते हैं। अब इनको चेंज किस में कर लेते हैं, विवरिम समावयवी में चेंज कर लेते हैं। जब विवरिम समावयवी में इसको चेंज कर लेते हैं तो इसमें विन्यास कुछ इस तरह से हो जाता है
कि इस तरह का विन्यास हमको मिलता है। और इनके जो भौतिक गुण होते हैं विवरिम वालों के, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, इनके भौतिक गुण समान नहीं होते। समान नहीं होते हैं तो भौतिक गुण मतलब गलनांक भी अलग होगा इनका, तो क्वथनांक भी अलग होगा। तो मान लीजिए लिक्विड है तो क्वथनांक अलग है, तो इनको गर्म करके उबाल लेते हैं, एक समावयवी और दूसरे समावयवी में अंतर आ जाता है। कहने का मतलब है भौतिक गुण अलग है तो सीधी सी बात है क्वथनांक भी अलग हो जाएगा, और क्वथनांक अलग हो जाएगा तो उसे गर्म करके उबाल कर उसको अलग अलग किया जा सकता है, क्योंकि उसकी भाप पहले बनेगी, एक की भाप पहले बनेगी, दूसरे की भाप बाद में बनेगी, इस प्रकार दोनों अलग अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये रासायनिक विधि हो गई है बच्चों। तो आपका जो सिलेबस है वो इस चैप्टर का इस साल के लिए यहीं तक है। एनसीईआरटी में ये चैप्टर है नहीं अपने, तो इसी साल के लिए चैप्टर था तो हमने आपको करवा दिया है बच्चों ये चैप्टर। अब आप बेफिक्र होकर कर लीजिए, यही एक वीडियो रह रही थी इस चैप्टर की। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आने में बच्चों समय लग भी जाता है तो धैर्य रखिएगा उस चीज़ के लिए। और दूसरा, हमने साथ साथ पढ़ाते टाइम ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके करवा दिए थे, फिर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। बच्चों मैं आपको वीडियोस बनाने की एक्चुअलिटी बता देती हूँ। मैं वीडियोस आगे जनवरी के महीने में रेगुलर नहीं बना पाऊँगी, तो जितना मटेरियल मैंने अब तक दे दिया है आपको वो तो पढ़ लीजिए आप। आगे के मटेरियल को मैं कंटिन्यू लेके आ पाऊँ आपके लिए, इसकी मैं आपको श्योरिटी नहीं कह सकती हूँ। मैं आपको धोखे में नहीं रखूँगी कि मैडम अभी मैं रोज़ लाऊँगी वीडियो। तो जितना मटेरियल मैंने आपको काफ़ी मटेरियल करा दिया है इसमें ऊपर, इस यूट्यूब चैनल पर, लेकिन हाँ बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप हमारे साथ कोऑपरेट करिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।